जोहार मास्टर जी, गौर के भी जोहार। हाँ, जोहार जोहार पर्वतिया जी। आप बताइए कि कैसी हैं आप? एकदम ठीक है मास्टर जी, आपन कहू रहे। हाँ बिल्कुल, हम ठीक हैं। और ये बताइए कि आपकी खेती बाड़ी का क्या हाल है? एकदम बढ़िया चले रहेगी मास्टर जी। आप तो मौसम भी हमरे कर माने खेत कर हिसाब से चली कि नहीं, पानी बिल्कुल मिली बिल्कुल, बारिश की संभावना बन गई है। तो अब तो बढ़िया है, अब तो बढ़िया बढ़िया काम हो तेजी से काम हो। इसीलिए खेती बाड़ी के क्षेत्र में भी कई प्रकार के समाचार भी हैं। हाँ, तो इसको तो जाने के सबसे पहले जरूरी है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम लोगों ने अभी चर्चा की, खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें अभी देखने का वक्त है। तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा राज्य के किसान हो रहे हैं लाभान्वित। फसलों के नुकसान की भरपाई करता है फसल बीमा योजना। दवाओं के छिड़काव को आसान करता है बैटरी चालित स्प्रेयर। राज्य के कृषकों को खेती बाड़ी के समय में आर्थिक परेशानी न आए, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को दिया जाता है, जिसके माध्यम से किसान जरूरत की कृषि सामग्रियों के लिए बैंक से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के लगभग आधे किसानों तक ये सुविधा पहुंचा दी गई है और शेष किसानों को जल्द इस योजना से जोड़ने का प्रयास जारी है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पिछले वर्ष हम लोगों ने 56,410 का लक्ष्य रखा था। उसके विरुद्ध 20,000 से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया जा चुका है पिछले वर्ष। और शेष जो हमारा लक्ष्य है, जिसमें हम लोगों ने करीब 36,000 फॉर्म जो है बैंक में जमा किए थे, इसके अलावा जो शेष बचा हुआ हमारा लक्ष्य है वो इस साल हम लोग पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सूखे, अतिवृष्टि या प्रतिकूल मौसम या किसी अन्य कारणों से फसल के बर्बाद हो जाने की स्थिति में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे नुकसान की भरपाई के लिए किसान अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। खेतीबाड़ी में अक्सर किसानों को आपात स्थिति का सामना करना पड़ता है। रोग, व्याधि और कीटों के कारण तो कभी विपरीत मौसम की वजह से लगाए हुए फसलों को नुकसान पहुंचता है। ऐसी परिस्थिति से किसानों को उबारने के लिए फसल बीमा योजना चलाई जाती है। किसान अपने फसलों का बीमा कराकर होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। हमारे झारखंड में छिटवा विधि से धान की खेती प्रमुखता से की जाती है। छिटवा धान की अच्छी उपज देते हैं सहभागी बिरसा धान 108, बिरसा विकास धान 109 और 110 के साथ अंजलि और वंदना किस्में। इन किस्मों को लगाकर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। धान हमारे प्रदेश की मुख्य फसल है। खरीफ फसलों का मौसम भी आ चुका है और धान लगाने वाले किसान इसकी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। झारखंड की भूमि और जलवायु के लिए सहभागी, ललाट, IR 64 और MTU 1010 अच्छी मानी जाती है। धान के इस किस्मों की बुआई कृषक करे तो उन्हें निश्चित अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और किसान लाभान्वित होंगे। यहाँ के लिए जो अनुशंसित किस्में हैं टाण जमीन में छिटा विधि से धान लगाने के लिए, उसमें सबसे अच्छा किस्म है सहभागी। उसके बाद बिरसा धान 108, बिरसा विकास धान 109, 110, उसके अलावा अंजलि और वंदना किस्म है जो कि टाण जमीन में बहुत अच्छा उपज देता है। पशुपालन के दौरान हमारे छोटे बड़े पशुओं में रोग व्याधियां आमतौर पर लगते हैं। बुखार या दस्त जैसी बीमारियों के लगने की अवस्था में पशुओं को कौन सी दवा दें या क्या घरेलू उपचार करें, बता रहे हैं हमारे पशु विशेषज्ञ। दस्त और बुखार है, उसके लिए आप जो घरेलू उपचार है वो आपको किसान भाई को करना चाहिए। दस्त के लिए पोजो के पत्ते का उपयोग करते हैं, तो उसे उसके छाल को, पोजो के पेड़ के छाल को उसको पीस करके पिला दिया जाता है। या शीशम के पेड़ के पत्ते को 8-10 पत्ता को भी पीस करके उसे पिला देने से, खिलाने से भी दस्त रोधी है, इससे दस्त में सुधार होता है। साथ ही साथ उसे 1 से 2 कप पानी में 1 चम्मच नमक और 2 से 3 चम्मच चीनी मिला करके नमक चीनी पानी का घोल अवश्य देना चाहिए। फसलों पर दवा का छिड़काव एक आम कृषि कार्य है।
इस कार्य को आसान बनाता है बैटरी चालित स्प्रेयर। बहुत ही कम समय और मेहनत में यह उपकरण दवा छिड़काव कार्य को संपादित कर देता है। यह है बैटरी से चलने वाला स्प्रेयर। इसमें बैटरी लगा होता है जो कि बार बार चार्ज किया जा सकता है। एक बार चार्ज करने पर इस स्प्रेयर से 10 से 12 घंटे तक दवा का छिड़काव किया जा सकता है। इस बैटरी चालित स्प्रेयर से दवा का छिड़काव करने पर दवा पूरे फसल पर समान रूप से पड़ता है। साथ ही दवा की बर्बादी भी नहीं होती। यह उपकरण बाजार में उपलब्ध है। आइए अब मिलते हैं एक प्रेरणा स्रोत सफल किसान से जो आधुनिक खेती बाड़ी द्वारा अच्छी फसल उपजाने में माहिर हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। ये किसान अनाजों के साथ सब्जियों के उत्पादन में माहिर हैं। इनसे बेहतर सब्जी उत्पादन के विषय में पूछने पर ये बताते हैं कि ये जैविक कृषि की महत्ता को समझते हुए सब्जियों की जैविक कृषि ही करते हैं, जिससे उन्हें अच्छे उत्पादन के साथ अच्छी गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त होती है। खेती करने से मतलब अच्छा बेनिफिट है, कम समय में अच्छा खेती होता है। इस विधि में करने से पानी की लागत कम है, खाद की लागत कम है, मेहनत कम है, इसमें लेबर बहुत कम ही लगता है। और इस विधि से करने से यही फ़ायदा हो रहा है हम लोग को कि अपना परिवार में ही सब कोई मिलजुल के कर लेते हैं, वैसा मजदूरी लगाना नहीं पड़ता है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियां अनाजों के मूल्यों को लेकर पिछले समय के मूल्यों पर ही टिकी नजर आई। दलहनी अनाजों के भावों में आंशिक तेजी रही और सब्जी के भाव मंडियों में नरम रहे। कुछ खास अनाजों के आज के भाव इस प्रकार रहे। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2300 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6400 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। चना न्यूनतम 5000 रुपए से लेकर अधिकतम 5200 रुपए। चीनी न्यूनतम 3550 रुपए से लेकर अधिकतम 3700 रुपए तथा प्याज के मूल्य रहे न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26.3 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। मास्टर जी और समाचार में तो बड़ा बढ़िया चीज बताए देवी लाइन हाँ। सब भाव तो बताबे करेला मंडी कर और मौसम का हाल बताबे करेला, संगे संगे नया तकनीक है तो नया बीज है तो नया खाद है तो का भाई देखिए ये तो जो हमारा समाचार होता है वो गागर में सागर होता है। हमारे किसान भाई अगर गौर से इसको सुनते हैं तो बहुत सारी उपकरणों की, इन चीज़ों की, सफल किसान की बहुत तरह की जानकारी हम इसमें अक्सर देते रहते हैं। हाँ, और हमके भी चाहिए कि मास्टर जी ये वाला चीज़ के सभी किसान पसंद करत होंगे। जरूर जरूर, और पसंद करते होंगे तो उनका खत हम तक जरूर पहुँचेगा। हाँ। लेकिन अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ मास्टर जी, बाकी हमको बुझाला कि एगो विराम तो बनेला। ठीक बात है। तो किसान भाइयों आप बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं इस विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
विराम के बाद देखो यमुना के एक धाम फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर जी आप हमके बुझाएला कि जैसे कि मौसम बदलत है, अब पानी उनी कर संभावना बढ़त है, तो हमरे नया नया एकदम थी अपन खेत में तैयारी करब जी। तो जानकारी कर शुरुआत है जो बीजे से करो का, बीज के कैसे देखभाल करल जाए, कैसे रख रखाव करल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही वक्त पर सही सवाल पूछती हैं पर्वतिया जी। बिल्कुल, अभी खरीफ का मौसम है किसान भाइयों, और आप जानते हैं कि अब अभी जो धान का बिचड़ा है, धान के जो बीज हैं इनको आपको खेतों में डालना है और बिचड़े की तैयारी करनी है। एकदम माकूल समय पर पर्वतिया जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो इस समय अगर आप बीज उपचार की जानकारी लेंगे तो जो आपके बिचड़े हैं वो 100% यानी जितना आप बिचड़ा लगाएंगे वो पूरा का पूरा ही निकल आएगा और बहुत अच्छी बढ़वार उसमें मिलेगी। तो चलिए बीज उपचार की जानकारी हम लोग लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। कृषि के क्षेत्र में बीजों का बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बीज का उपचार क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। इसी संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे पौधा संरक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार साथी। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी दें कि बीज का उपचार क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। बीज उपचार क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो क्यों करनी चाहिए, इसके लिए ये है कि हम लोग के जो भी फसल हैं इसमें बहुत सारे रोग होते हैं जो बीज जनित होते हैं, मतलब बीज के द्वारा जनित रोग हैं। बीज जनित होते हैं मतलब बीज में ही उसके स्पोर्स या बीजाणु रहते हैं जो बाद में आपका उपचारित नहीं करते हैं तो उससे पुनः रोग का प्रकट हो जाता है उस फसल में। तो इसलिए जो भी फसल है जो बीज जनित रोग है उसको यदि बीज उपचार किया जाए तो उससे हम लोग का फसल का सुरक्षा हो सकता है और हम लोग का जो मुनाफा है वो बरकरार रह सकता है। बीज उपचार जैसे हम लोग का धान में अभी आने वाला फसल धान है, तो धान में मुख्य रूप से हम लोग धान जो है मुख्य रूप से हम लोग बेबिस्टिन है। बेबिस्टिन जैसे है 1 किलो धान लिए उसमें 2 ग्राम बेबिस्टिन 1 किलो बीज का उपचारित करते हैं। और उपचारित करने का जो तरीका है उसमें जैसे कोई मिट्टी का बर्तन हो गया या ड्रम हो गया, सीड ट्रीटमेंट ड्रम भी अभी मिल रहा है बजाय ब्लॉक में। यदि नहीं है तो किसान भाई अपना जो हंडी है घर का यूज करने वाले हंडी या टब, उसमें आप 1 किलो बीज लें और उसमें 2 ग्राम बेबिस्टिन का डाल दें और उसमें इतना पानी डालें कि पूरा मिक्स हो जाए। जैसे आप 1-2 कटोरा डाल दें और उसको लकड़ी से या हाथ से मिलाएं, पूर्ण रूप से मिलाएं और उस देखें कि एक पतला परत उसमें जम जाता है उस बीज में, तो लगेगा कि आपको दवा पूर्ण रूप से लगा है। फिर इसको पुनः छाया जगह में या पेड़ के नीचे हो या घर के अंदर हो पेपर फैला दें और पेपर फैलाने के बाद उसके ऊपर इस बीज को फैला दें। 2-3 घंटा के बाद ये दवा पूर्ण प्रवेश कर जाता है और जो दवा लगाए हैं वो सूख जाता है। इसके बाद जहाँ आप बिचड़ा तैयार करने वाले हैं वहाँ आप उसको गिरा सकते हैं, डाल सकते हैं और इस प्रकार आप लोग बीज का उपचार कर सकते हैं। और हम जैसे धान में हम लोग का बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे झुलसा रोग, उसका भी बचाव इस बीज उपचार से किया जा सकता है। आपका बैक्टीरियल ब्लाइट है, जीवाणुपर्ण रोग है, शीत ब्लाइट है, तो ये सब जितना है सो हम लोग का जो बीज जनित रोग है, मतलब बीज से ही उत्पन्न होता है रोग। तो इस प्रकार हम लोग का बीज जनित रोग को यदि हम लोग उपचारित करके लगाएं तो हम लोग इससे बचे रह सकते हैं और फसल का पूर्ण सुरक्षा मिल सकता है। जी डॉक्टर साहब, बीज उपचार हम करते हैं तो किन किन रोगों से निजात पाया जाता है? जैसे अभी धान का ले लीजिए, तो धान में जैसे आपका ब्लास्ट ऑफ राइस जिसको झुलसा रोग भी बोलते हैं, इससे निजात मिल सकता है। आपका बैक्टीरियल ब्लाइट जो जीवाणु जनित रोग है उससे आपका निजात पाया जा सकता है। फॉल्स स्पॉट है, उसके बाद आपका शीत ब्लाइट है, इस सब से आपका निजात मिल जा सकता है जो बीज जनित रोग है। जी डॉक्टर साहब, बीज उपचार करने के समय किन किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए? मुख्य रूप से जो उपचारित किया हुआ बीज को पहले सुखाना चाहिए और इस सुखाने का चीज़ धूप में नहीं सुखाना चाहिए, इसको छाया जगह में सुखाना चाहिए। क्योंकि धूप में कीजिएगा तो जो भी आपका दवा किए हैं वो उड़ जाएगा वाष्प के रूप में, इसलिए छाया जगह में करना चाहिए। बच्चे से दूर रखना चाहिए। आपका पक्षी हुआ चाहे जो भी है
आपका पालतू पशु पक्षी, उससे दूर रखना चाहिए, जबकि ये दवा मिलाया रहता है, उससे दूर रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि और किन किन फसलों पर बीज उपचार किया जा सकता है। जैसे आपका सब्जी लीजिए, बैगन में आप बीज उपचार कर सकते हैं। अब बैगन के लिए आप मेटालेक्जिल है, मेटालेक्जिल 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में आप उपचारित कर सकते हैं। इसी तरीका ही है, उसको पानी से इसको मिक्स करके छाया में सुखाइए, उसके बाद जहाँ आप पाड़ा तैयार करते हैं, बिचड़ा तैयार करते हैं, वहाँ आप उसको डालिए। उसी प्रकार आप गेहूं को भी उपचारित कर सकते हैं, चाहे आपका भिंडी हो गया, चाहे टमाटर हो गया, ये सब को भी आप कैप्टेन हुआ, थायथीरम हुआ, ये सब दवा से उपचारित कर सकते हैं। फिर आपका दलहन फसल जैसे हो गया, आपका अरहर हो गया, आपका मूंग हो गया, उड़द हो गया, इस सब को भी आप उपचारित कर सकते हैं बेविस्टिन या विटावेक्स से 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज का उपचारित कर सकते हैं, और उसमें होने वाले रोगों से हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं फसल को। डॉक्टर साहब, बीज उपचार करने से पैदावार में क्या प्रभाव पड़ता है? बीज उपचार करने से बहुत सारे रोगों से निजात मिलता है, क्योंकि इस रोगों से हम लोग के फसल को 50 से 60% ईल्ड में कमी आता है, उपज में कमी आता है। यदि आपका रोग हो गया तो आपका फसल बर्बाद हो जाता है। तो ये फसल बर्बादी के लिए, और उस समय आप दवा छिड़कते हैं तो ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इसलिए यदि हम लोग बीज उपचार करते हैं तो हम लोग का फसल आपका 90% सुरक्षित रहता है। 10% ही चांस है कि वो रोग से ग्रसित होगा जी। और इससे हमारे उपज में कोई घटी नहीं होता है। कि जो भी बीज उपचारित किया जाता है वो प्रत्येक फसल सब्जी के लिए अलग अलग रहता है। जैसे आप गेहूं के लिए विटावेक्स केमिकल का यूज किया जाता है, धान के लिए बेविस्टिन, आपका बैगन के लिए मेटालेक्जिल, उसी तरह भिंडी के लिए, टमाटर के लिए थायरम कैप्टन का यूज किया जाता है। वही मात्रा 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका उपचारित किया जाता है, और तरीका एक ही है, खाली रसायन आप जो है अलग अलग है, जिसका इस्तेमाल किसान भाई ध्यानपूर्वक करें, सावधानीपूर्वक करें, जिससे फसल का सुरक्षा हो सकता है। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो ये जो हमारे का विशेषज्ञ रहे संजय जी, ये तो बड़ा बढ़िया से बड़ा बढ़िया से बता लें कि अपन बीज के कैसे रख रखाव करे, बीज का उपचार बोने से पहले बीज का उपचार तो कैसे करे कैसे तो बढ़िया से बताए दिले। बिल्कुल, और हमारे किसान भाई इसका लाभ भी जरूर उठाएंगे, है ना? उठावे, हाँ। लेकिन एक ठो बात रहे मास्टर जी कि अब तो हालांकि मौसम बदला थे, लेकिन तनी सुन गरम बेरा रहे तो मुर्गी मन के देखभाल जो किसान मन करे लग रहे हैं, वो मन तनी परेशान चले लग रहे हैं। तो ये बदलत मौसम में भी तो तनी सुन असर रही। जरूर 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 भाई। तो इसमें थोड़ा सा उपचार के बारे में आप जानना चाहती हैं। बिल्कुल सही बात है किसान भाइयों। देखिए, इस बदलते मौसम में मुर्गियों में जो किस प्रकार के रोग लगते हैं और उनका उपचार आप कैसे करेंगे, कि कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि ये रोग आपकी मुर्गियों को लगे ही नहीं, इनकी जानकारी आप रखेंगे तो जो आप मुर्गी पालन कर रहे हैं इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, है ना? तो चलिए पर्वतिया जी, इसकी जानकारी हम अपने विशेषज्ञ से दिलवाते हैं किसान भाइयों को। और किसान भाइयों, इसके विशेषज्ञ हैं डॉक्टर असद हुसैन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर पश्चिम सिंहभूम में है और यहाँ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर असद हुसैन। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, और हमारे सभी किसान भाइयों को उनका भी स्वागत हो। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हम कुछ दिन पहले एक गाँव गए थे
वहाँ देखे कि हमारे किसान भाई मुर्गी पालन किए हुए हैं। तो देखिए क्या कि गर्मी का भी समय चल रहा है, तो बहुत सारी उनकी मुर्गियाँ मर भी रही हैं और बहुत अस्वस्थ दिख रही थी। क्या कमी रह गई उनके पालन में? जैसे हमारे किसान भाई को एक बात मैं बतलाना चाहूँगा कि जैसे ही गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी बढ़ने से मुर्गियों के स्वास्थ्य में भी गिरावट आता है और उनके शरीर की जो साधारण जो सामान्य क्रियाएं हैं और उसके अतिरिक्त शरीर की जो अंतःस्रावी क्रियाएं हैं, तो इन दोनों में भी गर्मी बढ़ने से ये दोनों क्रियाएं प्रभावित होती है। सामान्य क्रियाओं में मुर्गी का जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या में पाचन है, उनका मल त्याग है, उत्सर्जन है, ये सब तंत्र प्रभावित होते हैं। मुख्यतः पाचन तंत्र और आहार में खाने की क्षमता उसकी कम हो जाती है गर्मी बढ़ने से, प्यास अधिक लगती है और उसके साथ साथ जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें उनसे जो हार्मोन का जो स्राव होता है उसका जो सामान्य अनुपात होता है वह अनुपात भी में भी गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य में गिरावट आती है और साथ ही साथ वातावरण के जो गर्मी होती है तो इस गर्मी से भी मुर्गियों के स्वास्थ्य में कई प्रकार की गिरावट आती है और मुर्गियां अस्वस्थ जैसा महसूस करती हैं। जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो शरीर का जो मुर्गियों का तापमान होता है, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि उनका शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन जब वातावरण का तापमान बढ़ता है तो मुर्गियाँ उस तापमान को उतने अधिक ये पे सह नहीं पाती हैं, क्योंकि मुर्गी जो है सो एक छोटे पशु हैं या पक्षी के गिनती में आते हैं, पशु पक्षियों में छोटे हैं, तो इसमें भी शरीर में जो रोग निरोधी क्षमता होती है उनका भी एक सीमित समय या सीमित वातावरण को ही वो बर्दाश्त कर पाती है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाइयों को ये चाहिए कि जैसे ही इस प्रकार जो मुर्गियां गर्मी में अगर प्रभावित हो रही हैं तो किसान भाइयों को उसके उचित देखभाल और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। उचित देखभाल में किसान भाइयों को ये चाहिए कि जैसे अब वातावरण में गर्मी बढ़ गई हो और अगर मुर्गी का मान लेते हैं कि वो ब्रॉयलर मुर्गी पाल रहे हों और उसमें देख रहे हो कि मुर्गियां कुछ सुस्त लग रही हैं या गर्मी के कारण वो डैना फैला करके एक जगह बैठी हुई हैं या अपने चोंच को मुंह को खोल ली हैं, चोंच को खोल करके ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही हैं, तो इन सब स्थितियों में चाहिए कि या तो वातावरण में जो तापमान हुआ है उसके कारण ये प्रभावित हो रही हैं, तो किसान भाइयों को कुछ एंटीबायोटिक दवाएं और कुछ मिनरल मिक्सचर और विटामिन दिया जाना चाहिए। इसके लिए अगर 100 मुर्गियाँ अगर किसान भाई पाल रहे हो तो 100 मुर्गियों के लिए मैं किसान भाइयों को ये बतलाना चाहूँगा कि वाइमिरल जो दवा आती है, विटामिन और मिनरल मिक्सचर की दवा आती है, ये वाइमिरल किसान भाई 5 ml दवा जो है सो 100 मुर्गियों के लिए 1 से 2 लीटर पानी में घोल बना दे और उसे एक दिन में पिलाएं। अगर ये दवा बच जाती है तो दूसरे दिन उस दवा के घोल को मतलब उसको इस्तेमाल नहीं करें, उसे फेंक दे और फिर दूसरा नया घोल बनाएं। इसके साथ साथ ही विटामिन A, D3 और B12 इसका भी बाज़ार में अलग अलग दवा कंपनियां अलग अलग नाम से सिरप बना करके बेच रही हैं, तो ये किसान भाई जान लें कि विटामिन A, D3 और B12 ये भी शरीर के रखरखाव या वातावरण में जो तापमान बढ़ जाता है तो उससे जो मुर्गियों में जो स्ट्रेस हो जाता है और जो तनाव होता है उस तनाव को दूर करने के लिए ज़रूरी है। ऐसे तो किसान भाइयों इसके बचाव के लिए जैसे ही देखें कि जब वातावरण में जब गर्मी पड़ने वाली हो या गर्मी जब शुरू होने वाली हो तो नज़दीक के पशु चिकित्सक से भी सलाह लेकर कोई भी एंटीबायोटिक दवा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो आप दे सकते हैं, जो कई प्रकार की बीमारियों के रोकथाम या बचाव के लिए होता है। अभी बाज़ार में एक दवा बहुत अच्छी आई हुई है जो लिक्सन के नाम से दवा है और ये दवा जो है 20 ग्राम का ये पैकेट आता है। इसे किसान भाई किसी भी प्रकार के रोग से बचाव के लिए आधा ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में मिला करके घोल बना दे और उसे प्रतिदिन अगर 100 मुर्गी हो या 100 से अधिक हो तो उस घोल को पिलाएं मुर्गियों को। वो अपनी इच्छा अनुसार जितना भी वो पी लें, दूसरे दिन फिर वो आधा ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में मिलाए, ये कम से कम 3 से 5 दिनों तक करें। तो कई प्रकार का जो रोग होता है गर्मियों में या शरीर में जो रोग निरोधी क्षमता इस दवा को देने से उत्पन्न होगी। और साथ ही साथ विमरल जो मैं बताया 5 ml दवा दिया जाना चाहिए, विटामिन A, D3, B12 ये दिया जाना चाहिए। कुछ जो है सो पानी को साफ़ करने के लिए भी दवाएं होती है, जैसे एक दवा है B409 दवा है, तो ये दवा जो है ये भी 5 ml दवा जो है सो 1 लीटर पानी में मिला कर दिया जाना चाहिए। या नहीं तो एक बायो बूस्टर है, एक दवा है वो पाउडर के रूप में है, ये दवा जो है 3 से 4 ग्राम दवा, इसे भी 1 लीटर पानी में मिला करके किसान भाई मुर्गियों को दे तो इससे भी 4 से 5 दिनों तक दे तो इससे भी बहुत ही अधिक लाभ होगा, ताकि जो वातावरण में बदलाव है और मुर्गियां जो रोग से ग्रसित हो रही हैं वो नहीं होंगी। साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को इसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अगर वो ब्रॉयलर मुर्गी पालन कर रहे हो या घर पे ही घर के पिछवाड़े पे जिसे बैकयार्ड पोल्ट्री कहते हैं उसका पालन कर रहे हो, तो इस स्थिति में भी कुछ मुर्गियों में टीकाकरण बहुत आवश्यक होता है। तो कुछ टीकाकरण में जो खास करके इस प्रांत में जो है जो बीमारी ज़्यादा अधिक होती है और जो
इसके लिए चूज़ों के लिए जो होता है, उस स्थिति में चाहिए कि वहाँ पे रानीखेत का टीकाकरण वो अवश्य दिलवाएं। रानीखेत का टीकाकरण अगर हमारे किसान भाई से दिलवाते हैं तो इससे रानीखेत रोग के होने की संभावना नगण्य हो जाती है। साथ ही साथ इस टीकाकरण अगर वो एक दिन का चूजा से अगर पाल रहे हो, चूँकि अभी ये ब्रॉयलर फार्मिंग है या जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है, अगर व्यवसायिक दृष्टिकोण से मुर्गी पालन अपनाना चाहते हो तो ये जो रानीखेत का टीकाकरण है ये 6 से 7वें दिन के आयु में दिया जाना चाहिए और जिसे 1 बूंद नाक और 1 बूंद आँख में दिया जाना चाहिए। इसके बाद अगर किसान भाई वो 6 से 7वें दिन के आयु के बाद फिर एक 14वें दिन में एक और टीकाकरण किया जाता है जो गम्बोरो रोग का टीका होता है। इसे भी दवा कंपनी के निर्देशानुसार दें। फिर गम्बोरो रोग का जो रानीखेत का टीका हो जो 6 से 7वें दिन दिया जाता है, वो रानीखेत का जो होता है वो F1 टीका दिया जाता है। गम्बोरो का टीका 14वें दिन में दें और फिर वो 28वें दिन पे एक और टीका होता है रानीखेत का ही जो होता है वो दूसरा टीका होता है। वो जो 28 दिन का टीका होता है वो किसान भाई अगर दवा दुकान में जाके बोलेंगे तो दवा दुकान वाले जो हैं वो बतला देंगे, वो भी टीकाकरण 28वें दिन पे दें। तो ये कम से कम 3 टीकाकरण जरूर दें। इसके अलावा भी जो कुछ टीकाकरण होता है जैसे फाउल पॉक्स का टीका या मुर्गी जो चेचक होता है ये टीका होता है, उसे 42वें दिन पे दिया जाता है। और मुख्यतः ये सब टीके होते हैं। अगर किसान भाई जो हैं तो मुर्गी पालन का व्यवसाय अगर वो अंडा देने वाली मुर्गी पाल रहे हो तो उस स्थिति में 8 से 10 सप्ताह की आयु में भी एक टीकाकरण किया जाता है। 8 से 10 सप्ताह अर्थात आप ये देखिएगा कि 2.5 महीने की आयु में जो टीकाकरण किया जाता है तो ये टीकाकरण जो भी है रानीखेत का टीकाकरण होता है, लेकिन ये मुक्तेश्वर टीका होता है। तो इस प्रकार कई प्रकार के टीकाकरण जो मुर्गी पालन या एक दिन के चूजे पालन से अगर किसान भाई उसको व्यवसाय करना चाह रहे हो तो मुर्गी के विभिन्न आयु पे विभिन्न प्रकार के जो टीकाकरण में बतलाया, इन टीकाकरण का अगर किसान भाई उपयोग करेंगे तो रोग होने की संभावना बहुत ही कम होती है। और साथ ही साथ जो है सो उसके रख रखाव के लिए गर्मी में ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि मुर्गी घर में जैसे ही जब सुबह में वातावरण का तापमान 10 बजे के बाद बढ़ जाता है तो उसके घर के जो खिड़कियाँ हैं उस खिड़की में जूट का बोरा जो है उसको भिंगा करके डाल दें और कम से कम ये हर एक वो बोरा जो है गर्म हवा से सूखना नहीं चाहिए। हर एक घंटे 2 घंटे में उसमें पानी छिड़कते जाएं और कम से कम ये बोरा 4 बजे शाम तक रखें। उसके बाद वो बोरे को फिर हटा दें। इससे मुर्गी का घर अगर ठंडा रहेगा तो उसमें उसके है सो वातावरण का प्रकोप भी जो है सो वो जो तापमान का है वो कम होगा और उसके अंडा देने की क्षमता या शरीर की बढ़ोतरी है वो उपयुक्त होगी। देखा किसान भाई, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको जानकारी दी वो उससे आप बिल्कुल ही परिपूर्ण हो गए होंगे और आपकी समस्या भी दूर हो गई होगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और सब हमारे किसान भाइयों को मैं भी बताना चाहूँगा कि वो इस चीज़ को जो मैं दिशा निर्देश दिया उसको ज़रूर अपनाएं और मुर्गियों को गर्मी से बचाएं। और किसान भाइयों को भी धन्यवाद। तो हमरे का जितना मुर्गी पालक किसान बन रहे से मन के तो ये जाने के जरूरी रहे कि अपन मुर्गी का सुरक्षा कैसे करवा है कि नहीं तो नुकसान उठाए पड़ जाएगा। तो मास्टर जी और कुछ पूछल जाए कि अब बेरा के देखल जाए। नहीं, पर्वतिया जी सही है कि आज हम लोगों को ये जानकारियाँ देते वक्त का पता ही नहीं चला। किसान भाइयों, हम तो चाहते हैं कि आपसे खूब सारी बातें करते रहें और ये सिलसिला आप भी जारी रख सकते हैं। अगर आप हमको ख़त लिखते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं तो हमारी बातचीत इस टेलीविज़न के बाहर भी आपके साथ होती रहेगी। इसलिए आप अपने कार्यक्रम के बारे में ख़त जरूर पहुंचाइए। हाँ, तो वो है कि किसान भाई मन सोचे लाइक होगा कि ठीक है हम के तो अपन बात कहे के लेकिन उनके लिख के भेजो कहाँ, तो पता बताया देवल जाए। बिल्कुल हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो पर्वती जी, आप तो पता भी नोट कर लेना। और आप तो चिट्ठी आवी और राउर के तैयार रहे कोई कि कैसन सवाल पूछत हैं का जवाब राउर के देवे के। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, हमें रहेगा आपके खतों का इंतजार, लेकिन इस समय कार्यक्रम को समाप्त करने की आपसे चाहेंगे अनुमति। चलिए, जोहार, नमस्कार।